अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे जाओ और मुझे x इक्वल टू 5 की लाइन ड्रॉ करके बताओ। क्या कर दोगे ड्रॉ? x इक्वल टू 5 की लाइन ड्रॉ करना है आपको। कैसे ड्रॉ करोगे? कल हमारी बात हुई थी ना इस बारे में कि x इक्वल टू a की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करके बताओ तो फिर कॉपी में ओरिजिन से किधर बनेगी, राइट या लेफ्ट? बना के बताओ। हो गया? अरे बहुत आसान चीज है। अगर आप रिवाइज करके आए होंगे, एक बात याद रखो, जब भी लेक्चर में आओ ना यहाँ पे तो रिवाइज करके आया करो सारी चीजों को। मेरे शुरू के 5-7 मिनट रिवीजन किए रहते हैं, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन जब शुरू किया था तो हमने सबसे पहले बात किया था किसकी? उसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होती है? इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट मिलकर के क्या बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। सेकंड बात ये थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? वेरी गुड, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे abc क्या है? कोफिशिएंट बोल दो और कांस्टेंट भी बोल सकते हो। कहाँ से बिलोंग करते हैं abc? बिलोंगिंग टू रियल नंबर। वेरी गुड। फिर हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा था, जैसे अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल टू a की लाइन कैसी बनेगी? पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। पैरेलल टू y एक्सिस। अभी यही तो एग्जांपल दिया था मैंने। x इक्वल टू 5 की लाइन कैसे बनाओगे आप? इधर, सही है ना। x इक्वल टू 5 की लाइन इस तरीके से बन जाएगी। x इक्वल टू 5 की जो ये लाइन बनाई ना, इसका मतलब ये है कि इस पूरी लाइन पर, ये वाली जो पूरी लाइन है ना, ये तो आपकी एक्सिस हो गई, ठीक है ना। इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ, आपका x कोऑर्डिनेट हमेशा 5 रहेगा। क्या बोला मैंने? x कोऑर्डिनेट हमेशा 5 ही रहेगा, बदलने नहीं वाला है। आया समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, समथिंग, y कोऑर्डिनेट डिपेंड करेगा। नहीं आया समझ में? y तो वेरी कर सकता है ना। देखो y तो वेरी कर सकता है, अगर यहाँ पे हुआ तो कुछ और, यहाँ हुआ तो कुछ और, यहाँ हुआ तो कुछ और, इस तरीके से। अगर आप यहाँ खड़े हो तो ये 5, समथिंग होगा। तो ये क्या, यानी x इक्वल टू 5 की जो लाइन होगी ना, उस पे आपका x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। आया समझ में? सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है कि y इक्वल टू a की लाइन बताओ, पैरेलल टू x एक्सिस, बहुत बढ़िया। तो x इक्वल टू y इक्वल टू, सपोज मैं आपको -1 बोलता हूँ, तो कैसे बनाओगे आप? ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। कहाँ बनेगी? ऊपर या नीचे? नीचे। y इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये डिस्टेंस अपनी मर्जी से मेजर करो, कोई इशू नहीं। आपको कोई ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है, सब काम आपको ऐसे करना है, अपनी कॉपी में नॉर्मली करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ याद आया? xy बराबर 0। अगर xy बराबर 0 का मतलब आप देखोगे तो x बराबर 0 और y बराबर 0। आया समझ में? ठीक है। दो लोगों का प्रोडक्ट जब 0 होता है ना, तो दोनों में से कोई एक 0, या तो ये 0 और ये 0, और का मतलब या तो ये 0 या ये 0। आया समझ में? ठीक है। कंबाइनली बोल रहे हैं तो हम लोग अभी यहाँ पे दोनों एक साथ 0 लेके चलेंगे, ठीक है। बढ़िया। अच्छा, यहीं पर इसी को देख करके मुझे एक बात याद आ गई कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a² प्लस b² इक्वल टू 0 अगर किसी ने दिया है तो इसका मतलब क्या है? नहीं, सर्कल। सर्कल कहां से सर्कल हो जाएगा? ये x² प्लस y² बराबर a² थोड़ी लिखा है। ये लिखा है कि दो नंबर है आपके पास, या दो एक्सप्रेशन है a और b, उनके स्क्वायर का सम 0 है। क्या किसी के स्क्वायर का सम 0 हो सकता है क्या? सोचो, आप पूरी अपनी मर्जी से सोचो, दिमाग चलाओ अपना। किसी के स्क्वायर का सम कब 0 होता है? जब वो बीच में माइनस हो। माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस दिया है। बात सम की हो रही ना, साइन थोड़ी बदलना है हमें। तो ये वैल्यू सोचना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू a और b की जगह रखी जाए कि ये सम जो है 0 आ जाए। 0 ही रखना पड़ेगा। देखो, किसी का भी स्क्वायर एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी होती है। क्या होती है? नॉन निगेटिव। 0 या 0 से हमेशा कैसी? बड़ी। तो अगर नॉन निगेटिव क्वांटिटी के स्क्वायर का सम 0 दिया है, इसका मतलब वो दोनों खुद ही 0 है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि इट इंप्लाइज a इक्वल टू b इक्वल टू 0, और कोई चॉइस ही नहीं है। आप रख के देख लो कोई भी वैल्यू। अगर आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 0 नहीं आएगा। माइनस रखोगे तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 कभी नहीं आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जहां 0 आ सकता है। आप लोग भूल गए हो, आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था? शायद मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में कहीं बताया था। वहां पे कोई क्वेश्चन भी हमने शायद लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर,
कि 3 या फिर फंक्शन के दौरान कहीं मैंने बेसिक में बताया था कि 3 नॉन नेगेटिव क्वांटिटी के स्क्वायर का सम अगर 0 है, इट इंप्लाइज तीनों ही 0 है। ठीक है, ये बात नोट करके लिख लो। लोकस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए ना शायद। कितने क्वेश्चन हो गए थे लोकस पे? 3 हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे आज। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। क्वेश्चन दिया है फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू 5 यूनिट। ये AR का मतलब क्या होता है? एरिया। इसका मतलब ये होता है AR ऑफ ट्रायंगल PAB उसने जब दिया है ना, कितना दिया है? 5 यूनिट या 5 स्क्वायर यूनिट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। एक ही बात है 5 यूनिट। तो इसका मतलब AR का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB उसने 5 स्क्वायर यूनिट दिया है, जहां पे वो कह रहा है वेयर A जो है वो 1,2 है एंड B इज 5,4। हमें फाइंड क्या करना है? लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब बताओ कौन सा पॉइंट होगा वो? नहीं, H, के तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे। आपके पास 3 वर्टेक्स हैं PAB। ट्रायंगल किससे मिलके बन रहा है? PAB से मिलके बन रहा है ना। सपोज ये P, ये A और ये B है। A आपके पास दिया है 1,2, B कितना दिया है? 5। तो आपके पास कौन सा पॉइंट नहीं है? P। तो इसी का तो लोकस निकालेंगे हम लोग। जो पॉइंट नहीं है उसी का लोकस पूछा है उसने। नहीं आया समझ? तो P पॉइंट को क्या मानते हैं हम लोग? H, K। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम क्या लेट करते हैं? H, K। फिर कंडीशंस देखते हैं कि कंडीशन क्या है हमारे पास एक ही कंडीशन है कि एरिया कितना दिया है उसने? 5 दिया है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं हम लोग? ट्राइंगल का एरिया हाफ डिटरमिनेंट में। अब तो डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो ना, मैं डिटरमिनेंट ही लिखूंगा। डिटरमिनेंट में वैल्यू रख देते हैं। बताओ कैसे रखोगे वैल्यू? पहले किसको रखोगे? H को या A को या B को? मतलब P के कोऑर्डिनेट रखोगे, A के रखोगे या B के रखोगे? ABP। ऐसा कैसे पता चला? आपने बोला था ना। नहीं, मेरे कहने से क्या होता है? मैंने कहा था कि जब आपको वर्टेक्स ऐसे नॉर्मली दी हो A इतना, B इतना, P इतना, तब आप ABP रखो। लेकिन उसने बोला है कि ट्राइंगल PAB, वो खुद ही हिंट दे रहा है। तो पहले P रखेंगे, नहीं आया समझ, फिर A रखेंगे, फिर B रखेंगे। वो खुद ही दे रहा है ना हिंट। अगर वो हिंट नहीं देता तो फिर मैं अपने हिसाब से रखता A, B, उसके बाद P लास्ट में। नहीं आया समझ? आया ना? देखो, क्योंकि वैल्यू अगर आपने उल्टी सीधी रख दी ना यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने उल्टी सीधी वैल्यू इधर रख दी ना, कि पहले आपने A रख दिया, B रख दिया, P रख दिया, या कुछ भी उल्टा सीधा, तो डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपकी रो और कॉलम एक्सचेंज हो गई तो आगे माइनस का साइन आ जाता है। किसका साइन आ जाता है? माइनस का। हालांकि यहाँ पे आप बच जाओगे। क्यों बच जाओगे? क्योंकि आप क्या लिख रहे हो? एरिया। तो ऑलरेडी ये डिटरमिनेंट को मॉड के साथ आप यूज कर रहे हो। नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे आप तो बच जाओगे, बट गलती होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए P को पहले रख दो H, K, 1। सही क्या? फिर A को रखो 1, 2, 1 और फिर लास्ट में 5, 4, 1 इक्वल टू कितना रखेंगे? 5 या प्लस माइनस 5? प्लस माइनस 5। मैंने आपको बताया था कि जब भी एरिया और जब भी डिस्टेंस दे रखी हो तो प्लस माइनस साइन यूज करना है। अगर फाइंड आउट करना है तो मॉड्यूलस यूज करना है, यानी ओनली प्लस साइन। आया समझ में? क्या आप इसको ओपन करोगे? एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करो, कॉपी करो। कॉपी नहीं बना, देखो इधर इसको ओपन कर देते हैं। सबसे पहले तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट साइड कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 10 हो जाएगा ना। और इधर एच से ओपन किया, देखो अंदर क्या बचेगा? ये दोनों छुप जाएंगे, ये बचेगा 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, तो 2 - 4 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ओपन करना मैंने सिखा दिया है, थोड़ा मैं स्पीड से काम कर रहा हूँ। माइनस कैसे ओपन करेंगे? क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस से ओपन होता है, ठीक है ना। ये छुप जाएगा। 1 - 5 मल्टीप्लाई करके ही बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर प्लस 1 से ओपन करेंगे, 4 - 10 ऐसे ही बुलाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड। ये कितना आ रहा है? माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2h। सही है क्या? ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 4k। क्लियर है? और ये माइनस का 6 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 6 इक्वल टू प्लस माइनस 10। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। इसको आप h को x से रिप्लेस कर दो पहले, माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6 इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 10। अब यहाँ से आपके पास दो बातें हैं। एक, अगर आप प्लस साइन लेते हो, क्या लेते हो? प्लस साइन, तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास रहेगा माइनस में 2x प्लस में 4y माइनस का 6 इक्वल टू प्लस का 10। सही है क्या? तो यहाँ से माइनस में 2x प्लस में 4y इक्वल टू 16 हो जाएगा।
करेक्ट है ना? इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखोगे, ये दिख रहा है नीचे, हाँ सर। है ना? तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस में 8, सही है क्या? यस चेक करो क्या किया मैंने, -2 से डिवाइड लगा दिया पूरे को, ठीक है? अब देखो ये क्या है, ये किसकी इक्वेशन है? x माइनस स्लोप, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसा फॉर्म है, जहाँ पे b नेगेटिव है c भी नेगेटिव है, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं आ सकता, अरे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? सिमिलरली इसको भी अगर आप ओपन करोगे, माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे ना अब इसको, ठीक है? तो माइनस में 2x प्लस में 4y माइनस का 6 इक्वल टू माइनस में 10, तो सॉल्व करो, माइनस में 2x प्लस में 4y इक्वल टू माइनस का 4, ये जब इधर जाएगा तो माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो -2 से, तो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू प्लस का 2, सही है? ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? तो स्ट्रेट लाइंस बन रही है आपके पास, और कितनी बन रही है? 2 लाइनें बननी भी चाहिए, हो सकता है पॉइंट P ऊपर हो सकता है पॉइंट P नीचे हो, तो 2 आंसर आ रहे हैं और 2 सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ओके, कॉपी करो इसको। देखो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, लोकस का लास्ट क्वेश्चन है शीट के अंदर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करे बात, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है, अ रोड ऑफ लेंथ 12 is sleeping between two perpendicular lines। स्लीपिंग की स्पेलिंग थोड़ा आप देख लेना, ठीक है ना? स्लीप मतलब फिसलने वाला स्लीप, ठीक है ना? वो ये कहना चाह रहा है, a road of length, अच्छा सॉरी इसमें क्वेश्चन रह गया शायद ना, ओके सॉरी, 5 पहले करते हैं, ऑलराइट, मुझे ध्यान दिया, कोई बात नहीं, 5 पहले करते हैं क्योंकि 5 का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें काम आएगा, ठीक है ना? कह रहा है 5 में, find locus of a point whose sum of distances from two perpendicular line is 1 unit always। क्या बोला उसने? find locus of a point whose sum of distance from two perpendicular line। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे खास बात है कि two perpendicular lines की वो बात कर रहा है, उसने एक वर्ड दिया है two perpendicular lines। इसका मतलब क्या होता है, बोलो, बता सकते हो इसका मतलब? दोनों लाइन के बीच में 90 हाँ, एंगल 90 और स्लोप उनका -1, ठीक है। और देखो इधर कौन सी 2 लाइन है, हमें थोड़ी पता कौन सी 2 लाइन, लाइंस की इक्वेशन थोड़ी दे रखी है। जब ऐसा कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ 2 परपेंडिकुलर लाइंस बोला हो, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है, वो भी तो परपेंडिकुलर होती है ना, ठीक है? कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है, तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली यहाँ पे, ठीक है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना ली, ये आपका ओरिजिन है इधर। अब पढ़ो वापस से क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन इज 1 यूनिट ऑलवेज। वो ये कहना चाह रहा है कि कोई एक पॉइंट है P, उसकी इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन से जो डिस्टेंस का सम है वो कितना हमेशा 1 है। तो सपोज इस पॉइंट P की अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखूंगा तो वो ये वाली डिस्टेंस होगी, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस होगी, सही है क्या? अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट x, y लेट करता हूँ तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी y और ये डिस्टेंस कितनी x, सही है क्या? तो वो कहना ये चाह रहा है कि x प्लस y जो है वो हमेशा 1 है, x प्लस y हमेशा क्या है? 1 है। आया समझ में? अब इसका लोकस मुझे बताना है, नहीं आया समझ, ठीक है? जिसका लोकस बताते हैं उसको हम h, k लेट करते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग, ठीक है ना? तो बताओ अगर h, k लेट किया तो ये डिस्टेंस कितनी k और ये डिस्टेंस कितनी h, बदल दो इसको, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली आगे जाकर के h को x में, k को y में ही बदलना है, तो आप इसको डायरेक्ट x, y भी लेट कर सकते हैं। बट हमारा कंसर्न अभी ये है कि हम इसमें h प्लस k इक्वल टू 1 करना चाहते हैं, सही है क्या? क्या जरूरी है ये पॉइंट इधर ही रहे? हो सकता है ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ चला जाए, तब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम कैसा रहेगा? 1 रहेगा। उसने क्या बोला? कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा 1 रहेगा। तो हो सकता है पॉइंट इधर हो, यहाँ हो सकता है, तो ये डिस्टेंस का सम 1 हो जाएगा, यहाँ अगर हुआ तो ये डिस्टेंस का सम 1 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही क्या? तो आपका ये लोकस कैसा जा रहा है? देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट हमें इसका क्या बताना है? लोकस प्रॉपर तरीके से लिख के बताना है, इक्वेशन भी लेकर के आए समझ में? जरूरी है पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। तो मैं ऐसा कर दूं क्या? ऑटोमेटिकली चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट घूम गया, और इसको आप जानते हो, इसको आप जानते हो, ठीक है? ये क्या है? ये लिखा हुआ है mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। कुछ याद आया? कुछ याद आया? आपकी शीट में क्वेश्चन उस दिन आपने मुझसे कराया था, जिसमें स्क्वायर बनता है, एरिया 2 आता है, याद आया कुछ? तो इसका लोकस कैसा बन रहा है देखा जाए तो
एक पॉइंट का लोकस तो ऐसा, लेकिन अगर डिस्टेंस के सम के साथ बात करेंगे तो ये स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर के साथ पूरा बन रहा है ना, क्योंकि आपके लोकस में डिस्टेंस का सम भी इंक्लूड है। आ रहा है समझ में? तो हमेशा ये क्या बना रहा है? स्क्वायर बना रहा है। क्या बना रहा है? स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी और ये उसका लोकस का नेचर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, कॉपी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से हमें क्या समझ में आया कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस उसने एक वर्ड दिया है तो क्या करना है हमें? कोऑर्डिनेट एक्सिस समझना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करें बात अब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ रोड ऑफ लेंथ 12 इज स्लीपिंग बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। दो परपेंडिकुलर लाइन बोला है ना, इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो पहले। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं? ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आपके पास एक रॉड है, वो स्लिप हो रही है। क्या हो रही है? स्लिप हो रही है। तो ये कुछ हद तक डायग्राम इसका अगर आप इमेजिन करोगे तो सपोज ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरीके से। ठीक है, और आपकी जो रॉड है ना इसके बीच में इस तरीके से रखी है और वो स्लिप हो रही है, इस तरीके से स्लिप हो रही है। नहीं आया समझ? तो इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा फॉर्म कुछ हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो रॉड कैसी बनेगी? रॉड बनेगी ऐसे। इसकी लेंथ कितनी है? 2L दिया ना, तो ये वाली लेंथ यहां से लेकर के यहां तक आपको 2L पता है। सही है क्या? ये आगे वाला मैं हटा देता हूं क्योंकि रॉड जो है वो इसको आगे क्रॉस नहीं करेगी, बस इतना रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखो। फिर वो कह रहा है आगे कि फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रोइड मेड बाय द लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। फिर आगे एक और बात बोल रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ सर्कम सेंटर मेड बाय द लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है कि नहीं है? तो एक्स एक्सिस का पॉइंट में अल्फा कोमा 0 मान लूं क्या? क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, और ये वाला पॉइंट में 0 कोमा बीटा मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये बात पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका क्या है? बोलो, ओरिजिन है। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी? अल्फा है कि नहीं? अरे ये 0 0 ये अल्फा 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना बदल रहा है? 0 से अल्फा। तो ये डिस्टेंस कितनी चल रहे हो आप? अल्फा। पॉइंट में अब बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत देर नहीं लगाना है। बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? बीटा। ये सब बातें हो चुकी है हमारी। आ रहा है समझ में? तो ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बताओ आपको हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे आप? बोलो। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लगाना आता है ना। तो बेस का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि क्या मैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल सकता हूँ? लेकिन ध्यान से सुनना, ये आपका हाइपोटेन्यूज खुद 2L के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड कितना दिया उसने? 2L। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2L इक्वल टू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? आ रही बात समझ में? अरे बोलो। यस सर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे। क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 बोल दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन में जो बातें लिखी थी उसको लेकर के इतनी सारी बातें सोच ली है। फिर अब वो कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ नंबर ए। क्या फाइंड करना है? लोकस फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रोइड मेड बाय द लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। सेंट्रोइड मेड बाय द लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। नहीं आया समझ? अब वो रोड को लाइन बोल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये वाली लाइन और इससे जो सेंट्रोइड बन रहा है उसका लोकस फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? सेंट्रोइड। तो अगर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? बोलो। सपोज सेंट्रोइड h, k है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? बोलो। 0 प्लस अल्फा प्लस 0 अपॉन कितना? 3। अरे 0 प्लस अल्फा अपॉन 3, सही है क्या? और 0 प्लस बीटा अपॉन 3। तो 0 प्लस बीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 3। तो अल्टीमेटली सेंट्रोइड कितना आया? h, k। वेरी गुड। अल्फा अपॉन 3 बीटा अपॉन 3। इसमें कोई दिक्कत है नहीं? इसका मतलब ये है कि h कितना है? अल्फा बाय 3 और k कितना है? बीटा बाय 3। इसका मतलब तो यही हो ना। तो h कितना है मेरे पास? अल्फा अपॉन 3 और k कितना है? बीटा अपॉन 3। तो जो हमने इक्वेशन 1 निकाल रखी ना, उसमें अल्फा और बीटा निकाल के रख दो। यहाँ से बताओ अल्फा कितना आएगा? 3h। बहुत बढ़िया। और बीटा कितना आएगा? 3k। बहुत अच्छे। अल्फा और बीटा जो निकाला है उसको इक्वेशन 1 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3h का होल स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर कितना जाएगा ck का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर। ये आपका लोकस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा लोकस 9x स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बोले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है? इसको और अच्छे से लिखोगे तो आपको कुछ दिखेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर अपॉन 9। तो जाना पहचाना सा है, ये सर्कल है। क्या है ये? सर्कल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। इसको मैं किसी का स्क्वायर बना सकता हूँ 2/3 l का होल स्क्वायर। सही है क्या? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, मतलब ये पूरा स्क्वायर r स्क्वायर। तो क्या हो गया? एक सर्कल हो गया। तो सेंट्रोइड का लोकस क्या जाएगा? एक सर्कल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, पहले ये फर्स्ट पार्ट कॉपी करो, देन सेकंड पार्ट पे चलो। ठीक है, देखो इसका बी पार्ट क्या दिया है वो पढ़ो। वो कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ सरकम सेंटर मेड बाय लाइन इन परपेंडिकुलर लाइन। अब सरकम सेंटर की वो बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सरकम सेंटर। तो पहली बात तो सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है सर्कम। बहुत अच्छे। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही क्या होता है? सरकम सेंटर होता है। क्या आपके पास हाइपोटेन्यूज पता है आपको? ये रहा हाइपोटेन्यूज। इसको नंबरिंग नहीं किया मैंने, मतलब नाम नहीं किया, इसको एबीसी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? तो हाइपोटेन्यूज कौन है आपका? एसी। क्या एसी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं आप? तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज लिख दूं मैं यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सरकम सेंटर। ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल। सही है क्या ये बात? ये सारी प्रॉपर्टियां काम की है, वरना अभी आप OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC कर रहे होते। यही तो करना पड़ता ना, नहीं तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते फंस जाते। तो देखो इसका मिड पॉइंट निकालना, सपोज ये मिड पॉइंट यहाँ कहीं पर है। ठीक है ना, तो अगर मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट क्या जाएगा इसका? मिड पॉइंट को h के मान लें। ठीक है, वही आपका सरकम सेंटर है जो आपको फाइंड करना है। तो सरकम सेंटर OH के कितना हो जाएगा? देखो h कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस 0/2। मिड पॉइंट निकालने के लिए डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, और 0 प्लस बीटा अपॉन कितना? 2। वेरी गुड। तो कितना आ रहा है? h कितना आ रहा है यहाँ से? अल्फा अपॉन 2। तो अल्फा कितना आ रहा है? 2h। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली k इक्वल टू कितना आ रहा है? बीटा बाय 2। इट इंप्लाइज बीटा कितना? 2k। अरे पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था ना, ए पार्ट में हमने अल्फा बीटा निकाला था। जो इक्वेशन निकाल रखी है ना उसमें अल्फा बीटा रखा था इन टर्म्स ऑफ h एंड k। तो यहाँ भी वही करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा? अल्फा की जगह 2h रखो तो कितना जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस बीटा की जगह 2k रखो, 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर। 4 कॉमन लिया, कट गया, तो कितना बचेगा? इट इंप्लाइज x वेरी गुड। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। h और k को रिप्लेस कर दो x और y से, तो आपके पास ये बन जाएगा। अगेन ये क्या है? सर्कल है जिसकी रेडियस कुछ और है। वहां पे रेडियस 2/3l थी और यहाँ पे रेडियस l है। ये भी एक सर्कल है। आया समझ में? तो सरकम सेंटर का लोकस भी सर्कल और सेंट्रोइड का लोकस भी सर्कल ही आया। आया समझ में? कॉपी करो। देखिए लिखेंगे अगली हेडिंग, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, क्योंकि एक लाइन के अलग अलग फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। करे बात? कुछ चीजें तो आप जानते ही हो, है ना। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसके अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं, जैसे जैसे तरीके से लिखते हैं उसके अपने अपने कुछ नाम है। तो उसके अंदर पहला है, लिखेंगे जनरल फॉर्म। पहला लिखेंगे जनरल फॉर्म। जानते हैं क्या आप स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म? आप जानते हैं? यस, जानते हैं आप लोग। क्या लिखेंगे इसको? वेरी गुड। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जनरल फॉर्म में क्या होता है? x, y और कांस्टेंट सब LHS में होते हैं। सब किधर होते हैं? LHS में होते हैं। आया समझ में? याद करने का तरीका भी है। जनरल फॉर्म में क्या होता है? x का टर्म, y का टर्म और कांस्टेंट सारे LHS में होते हैं। राइट साइड क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? अब इसी के अंदर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? बोलो, इसको देख के मत बताओ, आपको आता है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग।
x बराबर 0 कहाँ पढ़ा है हमने? लास्ट लेक्चर में ही तो पढ़ा है हम लोग, आते ही अभी रिवाइज भी करा था कि x y बराबर 0 कंबाइन इक्वेशन में x बराबर 0 और y बराबर 0 का मतलब क्या है? x बराबर 0 मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस लिखा है, ठीक है ना, और y बराबर 0 का मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो क्या हो जाएगा? x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बहुत अच्छे, y इज इक्वल टू a या y इज इक्वल टू k, डिपेंड करता है, कोई भी कांस्टेंट ले लो, y इज इक्वल टू c भी ले सकते हैं। अगर a पॉजिटिव हुआ तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल ओरिजिन से अबाव बनेगी, और अगर a नेगेटिव हुआ तो नीचे बनेगी। ये सब बातें हम कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना, ठीक है ना, y एक्सिस क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जनरल फॉर्म में इतनी सारी बातें हमने कर ली। कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख चुके हैं पहले, आगे बात करें, बोलो, ठीक है ना। सेकंड, इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। छोटे छोटे ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले अब बनने वाले हैं यहाँ पे। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब एक पॉइंट है आपके पास और एक लाइन की स्लोप पड़ी है। तो मैं एक छोटा सा फोटो बना देता हूँ। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये कोई लाइन है, ये क्या है? कोई भी एक लाइन है एल, ठीक है ना। इस लाइन की स्लोप आपके पास है, इस लाइन की क्या है? स्लोप है। स्लोप कब आती है? जब आपके पास थीटा हो, यानी किसी ने थीटा दिया तो आपने उसकी स्लोप निकाल दी। आपने उसकी स्लोप निकाल दी m इक्वल टू क्या? tan थीटा से। फॉर्मूला पता है ना स्लोप का, m इक्वल टू tan थीटा। और ये जो लाइन है ना किसी पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट का नाम है x1, y1। ये लाइन जो l लाइन है ये किसी पॉइंट, एक इसको p नाम देते हैं, किसी पॉइंट p x1, y1 से क्या हो रही है? पास हो रही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। अगर कोई पॉइंट लाइन को पास कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट जो है लाइन पर लाई कर रहा है, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब वो पॉइंट को लाइन में आप रख करके उसको सेटिस्फाई करा सकते हो। आया जब में तो आपके पास स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ पे x1 y1 क्या है? x1 y1 क्या है? वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, ये आपको क्वेश्चन वाला देगा। और m क्या है? स्लोप है, इसके लिए आपको वो थीटा भी देगा, या फिर रेडीमेड स्लोप दे देगा कि m इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू -3 है, जो भी व्हाटएवर। एक पॉइंट देगा और एक स्लोप देगा, तो आप इस फॉर्मूला से क्या लिखोगे? लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। आया समझ में? ठीक है। अच्छा ये x और y क्या है? ये x और y जो है ये कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है। क्या है? x, y क्या है? कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट समझते हो? वेरिएबल पॉइंट जो अननोन होता है हमारे लिए। वेरिएबल पॉइंट का मतलब जो वेरी करता है, लाइन पे कहीं भी वेरी कर सकता है, नहीं आया समझ, जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इस पर क्वेश्चन भी है हमारे पास शीट में, कॉपी करो इतना पहले। कितने पॉइंट के कितने फॉर्म हो गए? 2 फॉर्म हो गए। लिखो थर्ड पॉइंट, लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म हेडिंग देख लो बोर्ड पे, 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे स्लोप की बात नहीं कर रहा है, कितने पॉइंट की बात कर रहा है वो? 2 पॉइंट है ना। तो 2 पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं, 2 पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन वाले ने दिए हैं और कह रहा है कि लाइन बना के बताओ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, तो सपोज मैं 2 पॉइंट मान लेता हूँ। ये पहला पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x2, y2। तो आपको लाइन की इक्वेशन लिखना है। ये लाइन थोड़ा सा लेयर आ रही है हवा में, को अच्छे से बना, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन मुझे बताना है। तो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू समथिंग इंटू x माइनस x1। देखो यहाँ पे y माइनस y1 बराबर दिस इंटू x माइनस x1। इससे कंपेयर करो तो ये क्या है? m आएगा। m को लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x। बहुत बढ़िया। ये 2 पॉइंट फॉर्म, कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। इसके बाद अगला आएगा पॉइंट नंबर 4, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आएगा अगला? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पॉइंट नंबर 4, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो इसमें स्लोप तो आप जानते हो, इंटरसेप्ट क्या चीज है पहले उस पे काम करेंगे, ठीक है ना। इंटरसेप्ट क्या है उस पे काम करेंगे। सपोज इधर समझा देता हूँ, फिर उधर मैं इक्वेशन लिख दूंगा। सपोज ये कोई लाइन है आपकी, उसमें इस तरीके से उसका फोटो बना, उसकी फोटो बनाना तो हमें आ गया ना, डब्बा बना के याद है,
x 0 रखो, y 0 रखो, फिर पॉइंट पता कर लो, ठीक है। तो आपने मान लो लाइन की इक्वेशन बनाई और लाइन ड्रॉ करी तो वो ऐसी बन गई। लाइन अगर ऐसी बन गई तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसने x एक्सिस और y एक्सिस को कहीं पर कट कर रखा है, ये कट कर रही है ना यहाँ पे, तो ये कोई डिस्टेंस बन रही है यहाँ पे, और यहाँ पर भी कोई डिस्टेंस बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो इस लाइन ने x एक्सिस का जो ये टुकड़ा काटा है ना, इस टुकड़े को हम लोग कहेंगे x इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे इसको हम? x इंटरसेप्ट। यानी x एक्सिस का एक छोटा सा हिस्सा, इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस को उसने इतनी लेंथ में काटा हुआ, तो ये x इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी, और इसको हम क्या कहेंगे? y इंटरसेप्ट। आया समझ में? तो अभी इंटरसेप्ट फॉर्म भी आएगा थोड़ी देर में। तो ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे दो इंटरसेप्ट कट रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन ये फिलहाल एक इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा y = mx + c। ये देखा हुआ है आपने कहीं, ठीक है। यहाँ पे m क्या है? स्लोप है, और c क्या है? कांस्टेंट नहीं है, उसको हम नाम दे देंगे आज के दिन y इंटरसेप्ट। c को हम क्या नाम दे देंगे? y इंटरसेप्ट, ठीक है। अभी सारी बातें क्वेश्चंस के दौरान सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हियर लिखेंगे, हियर m = स्लोप एंड c = y इंटरसेप्ट। पूरा लिख देता हूँ, y इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पेस रखना थोड़ा सा। ये c जो है आपका y इंटरसेप्ट है, यानी ये वाली जो लेंथ है ना, इसको c नाम दे दिया उसने। क्या नाम दे दिया? c नाम दे दिया। आया समझ में? ठीक है, कॉपी करो दोनों, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 करें। 6 तक तो बात हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले कि आप लोगों के सारे फॉर्म मिक्स होने लगे, आप पहले क्वेश्चन कर लो एक दो, ताकि ये जो फॉर्म अभी तक हमने पढ़े ना, ये थोड़े पक्के हो जाए। वो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। एक लाइन है जो 2,3 से पास हो रही है, और वो कह रहा है कि मेकिंग 30 डिग्री का एंगल विद एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाया है इसने। तो सपोज ये आपकी जो लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, इसका एक रफ डायग्राम बना लो। ये 2,3 से पास हो रही है और इसने एक एंगल बनाया थीटा कितना? 30 डिग्री। उसने बोला नहीं है हालांकि पॉजिटिव डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन, बट हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे जब बोला नहीं है। क्लियर है? अब इसकी इक्वेशन लिखना है आपको, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं आया समझ में। पॉइंट पता है, थीटा पता है, तो स्लोप निकल जाएगा क्या? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा, और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y - y1 = mx - x1। बहुत अच्छे। बताओ सबसे पहले अगर m निकालना है आपको, तो m क्या हो जाएगा? फॉर्मूला m = tan थीटा। तो m = tan थीटा कितना दिया है? 30। बताओ tan 30 डिग्री कितना होता है? बहुत बढ़िया, 1/√3। तो स्लोप आ गई हमारे पास। क्या हमारे पास पॉइंट x1 y1 रखा है? बताओ x1 कितना है यहाँ पे? 2। x1 की वैल्यू 2, ये x कोऑर्डिनेट। y1 कितना है? 3। बहुत बढ़िया, 3। तो ये इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? y - y1। y1 कितना है? 3। बहुत बढ़िया, इक्वल टू m कितना है? 1/√3 इंटू x - x1 कितना है? 2। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा √3y माइनस का 3√3 इक्वल टू x - 2। इसको जनरल फॉर्म में लेकर के आ जाओ। नहीं यहाँ समझे? यहाँ तक करोगे, छोड़ दोगे तो ऑप्शन मैच नहीं होंगे, अगर ऑप्शन दिए हैं तो। अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करके फिर आंसर देना, ठीक है ना। क्योंकि कांस्टेंट इसमें भी है, कांस्टेंट इसमें भी है, तो सबको थोड़ा सॉल्व कर लो अच्छे से। सबको उधर ले जाओ, क्योंकि x पॉजिटिव होता है हमेशा ना, ax + by + c, तो उधर ले जाओ। जाएगा x माइनस का √3y प्लस का 3√3 माइनस का 2। सही है क्या? चेक करो आराम से, इक्वल टू 0 को सॉल्व करो तो x - √3y, और ये ऐसा ही रहेगा 3√3 - 2। कांस्टेंट है ना, वो तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो देखो ax + by + c = 0, ये c ये पूरा कांस्टेंट है। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करे बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को समझो पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4,4। एक पॉइंट दिया हुआ है आपका, एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस। वो कह रहा है कि इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस, नहीं वहां से एक्स काट दो, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। इसका मतलब इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होती है तो उसकी स्लोप +-1 होती है। आया समझ में? लिखेंगे ये बात, डेंजर जोन में जाके स्टार लगा के लिखें। इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, नोट लिख लेना इस तरीके से, हेडिंग में नोट लिख लेना। इफ लाइन इज इक्वली
inclined to axis, axis का मतलब coordinate axis, then m is equal to plus minus 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे अब। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन जो है एक पॉइंट लिया है 4,4 और हमारे पास स्लोप कितनी रह जाएगी प्लस माइनस 1, ठीक है ना। तो दो स्लोप है, दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास दो आंसर आएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैंने आपको पहले भी कहा कि स्लोप या तो वो थीटा देकर के निकलवाएगा या रेडीमेड दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में उसने रेडीमेड दे दिया, क्लियर है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, y माइनस y1, बोलो कितना लिखो, y माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, सही है क्या। अब यहाँ से दो बातें होंगी, प्लस साइन लोगे और माइनस का साइन लोगे। अरे इसके लिए प्लस साइन लोगे ना, तो पहले प्लस साइन लिया तो y माइनस 4 इक्वल टू कितना 1 इंटू एक्स माइनस 4, प्लस का 1 ले लिया मैंने। इसको सॉल्व करो तो x माइनस वाई, ये 1 तो हटा ही दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, सब उधर ले जाओ। x माइनस वाई इक्वल टू 0, सोचो सोचो, ठीक है। और अगर माइनस का साइन लेंगे, टेकिंग माइनस साइन, तो y माइनस 4 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 4, करेक्ट है क्या। तो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है ना। सबको इधर बुला लो क्योंकि x निगेटिव है, उधर इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो x प्लस y माइनस में 8, सही है क्या, इक्वल टू 0। ये आपके पास दो आंसर है, सही है, ठीक हो गया, कॉपी किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े एक बार, मन में पढ़े। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड, फिर क्या बोल रहा है, मेकिंग 30 डिग्री एंगल विथ y एक्सिस। क्या आप स्लोप जब निकालते हो, जब आपने स्लोप का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें इंक्लिनेशन जब हमने पढ़ा था थीटा, तो हमने क्या लिखा था इंक्लिनेशन में कि थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से बनता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम थीटा देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो y एक्सिस इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें y एक्सिस बोला जरूर है लेकिन हम x एक्सिस से ही एंगल काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखो, वो कह रहा है y एक्सिस से कोई लाइन है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, बोलो 30 डिग्री। तो सपोज ये लाइन है आपकी, ओरिजिन से पास हो रही है क्या, ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन बना दी मैंने, बोला है ना उसने पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ये लाइन बन जाएगी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ पे आपकी, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है y एक्सिस से इसका। तो बताओ x एक्सिस से इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 बहुत अच्छे 120, क्योंकि देखो ये वाला एंगल कितना 90 और ये वाला कितना 30, तो पूरा कितना हो जाएगा 120, सही है क्या। अब आपको tan 120 निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप अगर ढूंढना है आपको, तो स्लोप कैसे निकालोगे, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा की जगह कितना रख दोगे 120। आपने ट्रिग्नोमेट्री में ASTC रूल पढ़ा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan 90 प्लस 30, करेक्ट है क्या। अगर tan के सामने 90 लिखा है तो tan cot में बदलता है 90 और 270 पे एंगल बदल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाते हैं। तो tan किस में बदलता है, cot में, तो ये cot 30 हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, सही है क्या। अब प्लस माइनस के साइन देखेंगे, देखो इधर ASTC रूल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और अगेन 360 डिग्री, सही है क्या। ये ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक, tan cot cos sec, सही है क्या। सबके अपने अपने क्वाड्रेंट है। आपको 90 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट देखना है, तो ये 90 है, ये प्लस का थीटा इधर होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और tan कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बदल गए तो आगे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, आया समझ, ठीक है। तो देखो m कितना हो जाएगा, माइनस का cot 30 डिग्री, cot 30 कितना होता है √3, पक्का। tan 30 कितना होता है 1/√3, उसका उल्टा कर दो, ठीक है ना, तो √3, तो माइनस का √3 हो जाएगा। तो स्लोप आ गई आपके पास। क्या आपके पास पॉइंट पता है क्या, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 0 0 से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू x माइनस 0, डायरेक्ट लगा दिया मैंने, y इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस में √3x, आया समझ, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन में प्लस का c है, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, प्लस c है, नहीं है। तो जब भी c नहीं होता है और लाइन में सिर्फ x और y ही होते हैं, तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, नहीं आया समझ। ओरिजिन का मतलब 0 0, LHS और RHS में x की जगह और y की जगह 0 रख के देखो, क्या 0 बराबर 0 आ रहा है ना।
तो जब भी लाइन की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी कर्व दिया हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, पैराबोला हो, कोई भी कर्व, दुनिया का कोई भी फंक्शन दिया हो, अगर उसमें 0 0 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है या कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो वो ओरिजिन से पास होता है। आगे बात समझे, कोई भी कर्व, ठीक है, कॉपी करो। आज क्वेश्चन नंबर 10 करे बात, पढ़े क्वेश्चन को। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट एंड पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल है और कितनी डिस्टेंस पर है? 3 यूनिट। कहां से? डिस्टेंस 3 यूनिट कहां से बोला है उसने? y एक्सिस नहीं, पैरेलल टू y एक्सिस इतना ही बोला है। क्या y एक्सिस से डिस्टेंस नहीं बोल रहा है वो ये कहना चाह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ 3 यूनिट डिस्टेंस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर x x से equal x to 3 equal to 3, x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू -3? x is equal to 3. देखो इधर फोटो इमेजिन करो। 10 क्वेश्चन नंबर 10 दो बातें सीखने की है इसमें। पहली बात तो ये कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, उसने बोला है कि पैरेलल टू y एक्सिस, यानी वो बनेगी तो ऐसी। अब हमें नहीं पता इधर बनेगी या इधर बनेगी, नहीं पता ना, लेकिन उसने एक बात ये बोली है कि इक्वेशन ऑफ लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। कहां से डिस्टेंस? ओरिजिन से डिस्टेंस। जब कुछ नहीं पता हो तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होता है हमारा, नहीं आ सकता। तो ये आपका ओरिजिन है, इससे 3 यूनिट डिस्टेंस पर एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो, तो ये x इक्वल टू 3 की लाइन हो जाएगी। लेकिन ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस इधर भी तो हो सकती है। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है ना हमेशा, मॉड के साथ लिखते हैं हम लोग, तो हो सकता है लाइन ऐसी भी हो। इस लाइन का नाम क्या होगा? x इक्वल टू -3। तो कंबाइन इक्वेशन कैसे लिखोगे? दोनों की कंबाइन इक्वेशन लिखना है, मॉड x इक्वल टू 3। भूल गए आप लोग? दोनों की कंबाइन इक्वेशन मॉड x इक्वल टू 3। मॉड हटेगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस ही ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। आया समझ में? ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट बताओ मुझे, अगर ये 0 0 है तो ये पॉइंट कितना? 3,0 होगा ना, x एक्सिस का पॉइंट। और ये वाला पॉइंट कितना? -3,0। ध्यान से सुनना, ये 0 0 है, ये 3 0, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 3. डिस्टेंस बोला है मैंने, क्या बोला है? डिस्टेंस। इसको मैं d1 नाम देता हूं। और ये डिस्टेंस कितनी है? -3. ये भी 3 है, वही तो सुनना है मुझे। -3 नहीं है, डिस्टेंस बोला है ना, तो ऑटोमेटिकली सेफ अंडरस्टूड कि पॉजिटिव ही बोलना है मुझे। तो ये मॉड ऑफ -3 दैट इज 3, तो d2 बराबर 3। आया समझ में? तो 3 डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। आया समझ में? अब इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पैरेलल टू y एक्सिस बोल दिया तो भी कर लोगे ना? ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 करे बात, बाद में कॉपी कर लेना दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 3 2 7। दो पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट का नाम क्या है? 1,3। दूसरे पॉइंट का नाम क्या है? 2,7। बहुत बढ़िया। इसको a, इसको b अपनी मर्जी से नाम दे दो, p q कुछ भी दे दो। आपको दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखना है। लिखा है क्या हमने? 2 पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू समथिंग इनटू x माइनस x1। आया समझ में? समथिंग में क्या आती है? स्लोप। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आप x1 y1 x2 y2 जानते हैं इसमें? कौन है x1 y1? ये है या ये है? किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था आपको एक दिन, आप x1 y1 किसी को भी ले लो, आप इसको ले लो या इसको ले लो, पुट करोगे सेम आंसर आएगा। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन को अभी पूरा कंप्लीट करें, इसको कॉपी करें। बताओ इसमें मैं क्या क्या लिखूं, बता दो जल्दी से। वेरी गुड। y माइनस 3 इक्वल टू 7 minus 3. 7 माइनस 3 अपॉन 2 minus 1. इंटू x माइनस 1. 1। कितना आ रहा है ये? y माइनस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 1, वो तो 4 ही हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 4। सबको एक तरफ ले जाओ, हो जाएगा 4x माइनस y minus 1. माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इज 4x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। आया समझ में? क्या हो गया? मतलब y को साइड ले क्या फर्क पड़ता है? ये जनरल फॉर्म लिख दो, जनरल फॉर्म लिख दो ना। आपको ऑप्शंस अगर दिए हैं तो ऑप्शन के हिसाब से आपको डील करना है। ठीक है, अगर वो y इक्वल टू 4x माइनस 1 ऑप्शन में दिया तो फिर वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के हिसाब से। क्लियर है? करें बात आगे? ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 को अभी होल्ड पे रखो, 13 करो पहले। 13 कर लोगे क्या? तो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 3 एंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। इंटरसेप्ट दिया है और एंगल दिया है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा?
स्लोप Slope इंटरसेप्ट intercept y इज इक्वल टू mx प्लस C. c। m कैसे निकालोगे? tan 15 डिग्री। और c कैसे निकालोगे? वो 3 दिया है आपको रेडीमेड। अब बताओ tan 15 डिग्री आता है क्या आपको? √5 नहीं, √3 की फॉर्म में होता है। आता है या नहीं आता है? tan 15 डिग्री आता है निकालना? नहीं? देखो मैं सिखा देता हूँ, आ जाओ। क्वेश्चन का डेटा लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में उसने क्या बोला है? थीटा कितना दिया है? 15 डिग्री। और स्लोप का सॉरी इंटरसेप्ट कितना दिया है? 3 दिया है। तो इतना हो जाएगा। अगर आपको थीटा दिया है तो tan थीटा निकालना है, बोले तो tan 15 डिग्री आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपका पर्पस ये। तो tan 15 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? tan 45 माइनस 30। सोच के देखो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 ही बचेगा ना। अब देखो ये tan a माइनस b हो गया, tan a माइनस b। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ये फॉर्मूला क्या था? tan a माइनस tan b अपॉन tan b की जगह कितना रखेंगे? 30 अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आया समझ में? ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री जूम पे पढ़ा था तो बोला भी था कि बहुत फेमस फॉर्मूले हैं। tan के फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, कहीं भी काम आ जाते हैं। तो देखो ये tan 45 कितना होता है? 1। tan 30 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 45 तो 1 इंटू ये 1 बाय √3। इसको सॉल्व करो, ऊपर एलसीएम काटो तो √3 माइनस 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय इधर ये 1 प्लस 1 बाय √3 है। एलसीएम काटोगे तो √3 प्लस 1 बाय √3। सही है क्या? √3 से √3 गया तो कितना बचा? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। याद कर लेना, ये रटने वाली चीज है। ये tan 15 डिग्री कितना होता है? tan 15 डिग्री होता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो लिख लेना कहीं पे। ठीक है, अब देखो इधर फॉर्मूला क्या लगाओगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू m कितना आपका? वो लिखा है वहां पे, ये tan थीटा कितना आ रहा है? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू कितना? x प्लस इंटरसेप्ट कितना दिया उसने? 3 दिया है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। आगे कर लोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अदरवाइज ऐसा ही लिखा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन दिए नहीं। अब ऑप्शन दिए रहते तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। सही है ना? कॉपी करो।